हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इको की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है, इको एक्स यानी कि इको विद एक्सीलेंस। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इको एक्स यानी कि इको विद एक्सीलेंस। तो इसके साथ जो हमारा सेकंड चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्सेज, उसका जो पार्ट 1 है जो कि ऑलरेडी आपकी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। ठीक है, आज हम पार्ट 2 आपके साथ लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले जाकर आप पार्ट 1 को देखिए, आफ्टर दैट आप पार्ट 2 को देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। तो पीपल एज अ रिसोर्स, अगर पीपल को, अगर ह्यूमन बींग्स को हमें क्या करना हो, हमें एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कन्वर्ट करना हो या ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करना हो, तो एजुकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करती है। वो कैसे कि अगर किसी पर्सन के पास एजुकेशन अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी होंगी, उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी। ठीक है, और उसके पास क्या होगा, और वो बच्चा अवेयर भी होगा। और जब वो बच्चा अवेयर होता है तो उसको अपने राइट्स, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना, देश के प्रति प्रेम, ठीक है ना, और आपस में सद्भावना, ये सारे के सारे जो गुण हैं उसके अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, और वो अवेयर होता है कि कैसे हमारी कंट्री रन होती है। ठीक है, किस तरह से उसने काम करना है, किस तरह से एक नए बिजनेस को रन करना है, किस तरह से एक जॉब के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज इनसाइट। एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज, स्किल्स एंड अवेयरनेस। यस, अगर मैं एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली 3 ही मेजर डायमेंशंस जो है वो सामने निकल कर आते हैं। फर्स्ट क्या है, वो है नॉलेज। अब नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सपोज करो कि जो डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग कब अच्छी होगी, जब आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, जब आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी, जब आपकी स्टडी जो है वो अच्छी होगी, जब आपकी स्कूलिंग अच्छी होगी, आपके कॉलेज जो है वो उसकी स्टडी अच्छी होगी। ठीक है ना, उसके बाद आपने अच्छी खासी जो है उस फील्ड के अंदर वर्क कर रखा होगा। आफ्टर दैट यू विल गेट द नॉलेज। तो उस नॉलेज के बेसिस पर आप क्या करोगे, आप डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, और वो डिसीजन जो है आपके वो लोगों के लिए अच्छे भी साबित होंगे। तो नॉलेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। सेकंड जो पॉइंट होता है स्किल्स, तो स्किल सेट इज रिक्वायर्ड। अब स्किल सेट रिक्वायर्ड क्यों है। अब सपोज करो कि अगर मैं एक मार्केट की बात करता हूँ और एक मार्केट के अंदर 4 शॉप्स ओपन हो रखी हैं, ऑलरेडी 4 शॉप्स ओपन हो रखी हैं, और चारों ही शॉप्स क्या कर रही हैं, जो शुगर यानी जिसको हम चीनी बोल देते हैं उसको सेल कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर मैंने एक और शॉप को ओपन करना है उसी मार्केट के अंदर, जो कि मेरी 5th नंबर की शॉप होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को नॉलेज चाहिए। नॉलेज क्या, मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँगा तो मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा कि वहां पर जो है शुगर की या चीनी की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो उस डिमांड के बेसिस पर फिर मैं सप्लाई को जस्टिफाई करूंगा, क्या उस डिमांड को प्रॉपरली फुलफिल किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही मैं ये डिसीजन लूंगा कि क्या मेरे को शॉप ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आफ्टर दैट मेरे अंदर कुछ स्किल्स होंगी कि कैसे मैंने अपने बिजनेस को डेवलप करना है। स्किल्स सेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि सेम शॉप्स होती हैं या सेम प्राइस रेंज होती है, लेकिन 10 शॉप्स की बजाय लोग एक ही शॉप से सामान बाय करना अच्छा समझते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो वहाँ पर जो सेलर है उसकी स्किल्स, तो स्किल्स एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। ठीक है ना। आफ्टर दैट अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अवेयर ही नहीं होगे, ठीक है ना, देन हाउ यू कैन मेक द डिसीजंस। अगर आप अवेयर ही नहीं होगे तो आपको विद इन अ टाइम आप खुद को चेंज कैसे करोगे। ठीक है, तो दैट्स वाई अवेयरनेस इज अ इम्पोर्टेंट रोल, या अवेयरनेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है ना, वेन एवर वी ट्राइंग टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। गॉट इट। सो नाउ अब सेकंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, इंक्रीज करते हैं इनकम्स को, प्रमोट करते हैं सोशल चेंजेस को और इनोवेशंस को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आज इंडिया का एग्जाम्पल लूँ तो इंडिया के अंदर जो हमारे यूथ है, यूथ जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कि वो पर्सन्स जो 15 से 64 एज वो के अंदर आते हैं,
वो पर्सन जो 15 से 64 वर्ष के अंदर जिनकी आयु आती है, ठीक है, वो सारी क्या है, वो हमारे पास एक ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन आज के टाइम में इंडिया के सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे किया जाए? अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। अगर आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जहां पर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो या आप अपने किसी बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट जॉब नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो हमारा 70 to 80% यूथ अनएम्प्लॉयड है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स कितनी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है? 2%, 3% या मैक्स टू मैक्स 5%। ये ज़्यादा हम कर सकते हैं तो 10%, इससे ज़्यादा हम गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस करते हैं या ज़्यादा मात्रा में हम गवर्नमेंट जॉब देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कंट्री को डेफिसिट का सामना करना होता है। और हम क्या करते हैं, हम अदर कंट्री से क्या करते हैं, हम पैसे को बाय करते हैं, ठीक है ना, या हम वहां से लोन लेते हैं। जैसे हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, जैसे हम IMF से लोन लेते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें क्या होगा, हमसे ज़्यादा मात्रा हमें लोन उठाने पड़ेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए जिससे क्या हो कि ग्राउंड लेवल पर, एग्जैक्टली मैं ग्राउंड लेवल पर बात कर रहा हूं, कि जिसको हम डोर टू डोर बोलेंगे, कि ऐसे ऐसे कैंपेन्स हमारी गवर्नमेंट को चलाने चाहिए कि जो डोर टू डोर जाकर के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करें, ठीक है ना। उनको छोटे छोटे MSMEs के लोन प्रोवाइड करें। पहले उनको उसके रिगार्डिंग नॉलेज दी जाए कि कैसे वो मिल करके एक छोटे से MSME को रन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो उनके पास अच्छी खासी नॉलेज उसके रिगार्डिंग आ जाती है, आफ्टर दैट उनको फंडिंग भी अलॉट करी जाए, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद है इंक्रीज इनकम्स। तो जैसे जैसे आपका एजुकेशन का जो स्तर है, एजुकेशन का लेवल है, एजुकेशन से क्या हो रहा है, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आपकी स्किल्स इंक्रीज हो रही है, आप अवेयर हो रहे हो, ठीक है ना। तो जब आपके पास ये सारी चीजें होती हैं तो आप क्या हो जाते हो, आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हो। और एक कंप्लीट पैकेज को हर एक कंपनी हायर करना चाहती है। तो जैसे जैसे आपके एजुकेशन का स्तर, उसका लेवल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आपकी इनकम भी इंक्रीज होती है। प्रमोट सोशल चेंजेस। अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल कल्चर्स की और मॉडर्न कल्चर्स की, तो ट्रेडिशनल टू मॉडर्न के बीच में जो हमारा ट्रांजिशन फेज होता है स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न जो हमारा ट्रांजिशन फेज था, ठीक है ना, वो कैसे पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। लोगों के पास एजुकेशन आई, उन्होंने नए नए आइडियाज को क्रिएट करा, जिन आइडियाज के बेस पर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को हम मॉडर्न मेथड के अंदर कन्वर्ट कर सके। जैसे कि कुछ टाइम पहले क्या था, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, हमारे पास यातायात के साधन अवेलेबल नहीं थे, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हमारी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। हमारे पास जो साधन है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, बसेस होगी, वो प्रॉपर मात्रा में है। क्या उससे जो है सोशल चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं? तो बिल्कुल चेंजेस आए हैं। इनोवेशंस, अगेन एजुकेशन जो है वो नए नए इनोवेशंस को प्रमोट करती है। अगर मैं बात करता हूँ इसरो की, आपको पता है इसरो के बारे में, इसरो हमारी एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो कि स्पेस के अंदर क्या करती है, वर्क कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ हमारी IITs की, जितनी भी IITs हैं, चाहे मैं IIT दिल्ली की बात कर लूँ, मद्रास की बात कर लूँ, खड़गपुर की बात कर लूँ, किसी भी IIT की या NIT की, तो जो लगातार अग्रसर है R&D के रूम में वो काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे और उस रिसर्च पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते जाएंगे, नए नए कंसेप्ट को डेवलप करते जाएंगे, तो आप देखोगे कुछ डिकेड्स के अंदर क्या होगा, आपको अच्छी खासी या बहुत ज़्यादा मात्रा में नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हुई दिखाई देंगी, और वहाँ से क्या होगा, वो इनोवेशंस हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जी, एजुकेटेड जो सिटीजन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है आपका एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो कि ये एक ग्लोबल सब्जेक्ट मैं इसको बोल सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो आप एक डेमोक्रेटिक नेशन को बिल्ड करने में भी क्या करोगे, काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रोवाइड करोगे, काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करोगे, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, या बिल्डिंग डेमोक्रेसी का इससे लिंक क्या है, ठीक है। अब
अगर हमारी जो पॉपुलेशन है अगर वो पढ़ेगी नहीं, वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तो उसके पास स्किल्स नहीं होगी, उसके पास नॉलेज नहीं होगी, उसको अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप या जिसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बहुत कम ही लोग होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर राज कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होगी, ठीक है, उनको अपने राइट्स पता होंगे, अवेयरनेस होगी, ठीक है ना, उनको पता होगा कि चीज़ें कैसे रन होती हैं, तो वहाँ पर वो एक डेमोक्रेटिक नेशन को बनाने में, इसको बिल्ड करने में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। बाकी मैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, वो हमारा पॉलिटिकल का पार्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी को बिल्ड करने में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वो कैसे, हम देखिए जरा। अगर मैं बात करता हूँ जीडीपी की, ठीक है, बेसिकली दो तरह से हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है, एक नॉमिनल और एक रियल जीडीपी। तो जो डाटा हमारे सामने पेश किया रहता है वो नॉमिनल जीडीपी का होता है, ठीक है। अब जीडीपी जो ग्रोथ हमें देखने के लिए कैसे मिलेगी, जब लोगों के पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी स्किल्स होगी, ठीक है ना, अच्छी और बहुत ज़्यादा वो अवेयर होंगे, तो उनकी जो है वो इनकम बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी, जब उनकी स्किल्स बढ़ेंगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा और बेटर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू उस पीपल के जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे लगातार क्या होता है, वैसे वैसे लगातार इकोनॉमी भी हमारी क्या होती है, वो इकोनॉमी की ग्रोथ भी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट्स, यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे नागरिक या पढ़े लिखे सिटीजन्स हमारे यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं सेंसस 2011 की बात करता हूँ तो 2011 के सेंसस की बेसिस पर 74% यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो 3/4 यानी कि 4 में से 3 जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इंडिया में आज एजुकेटेड है, ठीक है। अब उसमें से भी अगर मैं बात करता हूँ तो जो मेल हैं 82% मेल्स हमारे पास क्या है, एजुकेटेड है। और अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो फीमेल्स की एजुकेशन आज भी थोड़ी कम है, लेकिन अगर मैं पास्ट से इसको कंपेयर करता हूँ तो हमने अच्छा खासा इसमें भी क्या करा है, हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ठीक है। मेल की 82% है और फीमेल की 65% है लिटरेसी रेट। और सबसे ज़्यादा अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करता हूँ तो वो है केरला की, कितनी है, 96%, अप्रोक्सीमेटली 96% केरला की लिटरेसी रेट है। और जिसके साथ केरला जो है एक हाईएस्ट लिटरेसी रेट नाम से स्टेट हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि NEP 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उस दौरान हमने एक टारगेट लिया हुआ है। टारगेट क्या है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को 100% क्या करना है, एजुकेटेड करना है। और ये टारगेट कब का है, 2030 का है, कि 2030 तक आते आते हमें इस 74% के नंबर को हमने 100% तक लेके जाना है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का जो इंडेक्स है जिससे हम लिटरेसी रेट को मेजर करते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसको अपना नेम लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, बोलना आता हो, इनके बिल्कुल बेसिक, अगर मैं इस इंडेक्स की बात करता हूँ तो इस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेसिक सेट करा गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से भी कि ये जो हमारा लिटरेसी रेट को जो मापने वाला जो इंडेक्सेस जो हम रिलीज करते हैं तो उसके स्तर को भी हम क्या करें, धीरे धीरे थोड़ा सा अपग्रेड। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हमने एजुकेशन के टॉपिक को कंप्लीट करा है, ठीक है, लेट अस सी कि यहाँ पर किस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। तो आपने क्या करना है, कोई भी 2 बेनिफिट्स बताने हैं एजुकेशन के, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी आपकी टाइपिंग अगर स्लो है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल मिस्टर हर्ष 09 लिख करके आप मेरे को आंसर यहाँ पर भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। विदिन 24 आवर्स मैं आपके क्वेश्चन का, आपके मैसेज का, ठीक है, रिप्लाई करूँगा। अब देखते हैं कि किस टाइप से जो AR है, जो कि असर्शन रीजन, तो कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो एग्जाम्स की तरफ बढ़ती जा रही है। और जो क्वेश्चंस आज के टाइम में आपके एग्जाम में आते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आना शुरू हो चुके हैं,
ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए हमारा जो मेथड है टीचिंग का या स्टडी का, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट रखा है। कंसेप्ट के साथ साथ हम देखते रहते हैं कि किस टाइप का AR, किस टाइप की केस स्टडी, ठीक है ना, और किस टाइप का सिंपल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स की डिमांड करोगे तो हम धीरे धीरे इसके अंदर और भी नई नई चीज़ें हम ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पंक्चुअल रहोगे तब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तब, ठीक है। तो आपने अपना प्यार अपने प्यार को शो करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स को आपने लगातार मुझे सेंड करना है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज जरूर करना है, वहां से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हमारी टीम का इनिशिएटिव है, ठीक है, कि हमें हर घर एजुकेशन पहुंचानी है, और ऐसे नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर घर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर पहुंचे, ठीक है, और उससे क्या हो, हर बच्चा अच्छे से पढ़ लिख सके। देखते हैं जो असर्शन और जो रीजन टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट के ऊपर आपकी ग्रिप कितनी है, आपका कंसेप्ट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही जल्दी आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर जाओगे। डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है। असर्शन की बात कर लेते हैं, कहते हैं एजुकेशन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, कि जो एजुकेशन के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें हमने कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े थे, नॉलेज, स्किल्स और अवेयरनेस। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि जो एजुकेशन है उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, इनकम भी क्या होती है, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। अभी तो हमने इसको पढ़ा ना, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपके पास आ सकती है। तो क्या है कि एजुकेशन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ेगी तो आप नए नए बिजनेस क्या करोगे, ओपन करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओगे आप, ठीक है, डिपेंडेंसी को खत्म कर दोगे आप। तो यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए तो आप क्या करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे, उसको आप धीरे धीरे कम कर दोगे। तो कहीं ना कहने से दैट कि जो असर्शन है वो बिल्कुल ही क्या है, ट्रू है, राइट है। रीजन की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये कहता है कि एजुकेशन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इट प्रोवाइड्स पीपल विद स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो सिंपल सी बात, इसको लिंक करो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, वो कम होगी। कब? जब लोगों के पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, जब लोगों के पास क्या होगा, स्किल्स होगी। क्योंकि एजुकेशन जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करती है। स्किल्स से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और अगर स्किल्स है तो एम्प्लॉयमेंट है, तो इससे क्या होगा, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रिड्यूस होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो इसको क्या करता है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो रही है, उसका रीजन क्या है कि लोगों के पास स्किल्स आ जाएगी और उसके पास एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो पॉइंट है हमने डायरेक्ट डिस्कस नहीं करा, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे लिंक है। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास अवेयरनेस होगी, तो मैंने क्या बोला था, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करेंगी, ठीक है। तो उससे आपके पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो उससे डायरेक्टली क्या होगा, आपके अनएम्प्लॉयमेंट पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं केस स्टडी की। अब बात करते हैं केस स्टडी की कि इस पर बेस किस टाइप से केस स्टडी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जो भी मैं आपके साथ डाटा लेके आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, और ये मेरा रिसर्च वर्क है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैं AR टाइप क्वेश्चन बना रहा हूं या जिस टाइप की केस स्टडी मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली केस स्टडी। तो केरला क्या है, केरला अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। केरला, अभी मैंने आपको बताया था एक फैक्ट कि केरला की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, और अगर केरला की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है तो क्या इस पर केस स्टडी नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। केरला इन्वेस्टेड हैवीली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब ये बात मेरे को समझ आई कैसे, कि जब मैंने देखा कि जो केरला की लिटरेसी रेट है वो 96% है। अगर वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स पर और कॉलेजेस पर क्या करती है, फोकस करती है, उनकी एजुकेशन पर फोकस करती है। टुडे, आज, इट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, पता है हमें, ठीक है, 96% है, एंड बेटर हेल्थ, ठीक है। तो इसके साथ हमें समझ आ रहा है कि वो स्कूल्स पर और साथ के साथ वो हेल्थ पर भी क्या करती है, अच्छा खासा पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देन मैनी अदर स्टेट्स। व्हाट डज दिस शोज,
तो इससे हमें क्या चीज़ समझ आती है, इससे हमें क्या चीज़ दिखाई देती है, या ये हमें क्या चीज़ बताती है, देखते हैं। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब एजुकेशन जो होती है वो क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की हेल्प से क्या होता है, वहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, नॉलेज, स्किल्स और इनके साथ साथ अवेयरनेस। जब आपके पास ये तीनों इंडिकेटर्स होंगे देन डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। आफ्टर दैट सोशल इन्वेस्टमेंट, वहाँ की सरकार क्या करती है, सोशल इंफ्रा के ऊपर भी निरंतर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल्स पे और कॉलेज में पैसा लगा दिया, अब वहाँ तक बच्चों को उसको अफोर्डेबल बनाना होगा, उसको अवेलेबल भी करना होगा। ठीक है, वो सब कैसे होगा, जब वो सोशल इंफ्रा के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, कि जब आपकी एजुकेशन आती होती है, एजुकेशन जब आपकी अच्छी होती है तो उससे आपका क्या होता है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है, और जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाता है। और ये यहाँ पर ये शो करता है लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो लोग एजुकेशन ग्रैब कर लेते हैं कहीं ना कहीं वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर क्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि वहाँ के लोग योग्य हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं। ठीक है, और वो बेटर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कैन आई से दैट कि जो एजुकेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हेल्थ। अब हेल्थ ज़रूरी क्यों है, हेल्थ ज़रूरी क्यों है। अब अगर आप देखते हो कि कोई भी वर्क है, चाहे आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हो, चाहे आप रेड कॉलर जॉब कर रहे हो, चाहे आप ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हो, यानी कि चाहे आप कोई टीचर हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, ठीक है, कोई पीएम हो, कोई सीएम हो, या इवन आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो, आप एक लेबरर हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हर एक एक्टिविटी के अंदर आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करता हूँ या प्राइमरी सेक्टर की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो फिजिकल स्ट्रेंथ एक हमारी हेल्थ का पार्ट बनती है, यानी कि फिजिकल जो फिटनेस है वहाँ पर वो होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं टीचिंग जो प्रोफेशन की बात कर लूँ, आईएएस की बात कर लूँ, आईपीएस की बात कर लूँ, जैसे अच्छे और बड़े प्रोफेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे मैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, मैं किसी भी सेक्टर की बात कर लूँ, और यही सेक्टर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये सेक्टर मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं, और वहीं से हमारी जो जीडीपी है वो हमारी निकल कर आती है, वहीं से हमारी नेशनल इनकम जो है हमारी वो निकल करके आती है। तो दैट्स वाई हेल्थ जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी हेल्थ इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी। हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है फॉर एफिशिएंसी के लिए। जिस पर्सन की हेल्थ जितनी अच्छी होती है उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर वर्किंग आवर्स, है ना, वो उतनी ही ज़्यादा लंबे समय तक वो काम कर सकता है और उतना ही वो बेहतरीन काम हमें कर करके दे सकता है। तो हेल्थ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी। ओके, नाउ एक हेल्थी जो वर्कर होता है वो वर्क करता है मोर एंड लॉस लेस टाइम ड्यू टू सिकनेस। अब जब एक स्ट्रॉन्ग वर्कर होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैन होगा, वो क्या काम करेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव करेगा, ज़्यादा काम करेगा उसी टाइम के अंदर। लेकिन वहीं पर ही अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि सिक है, जो कि बीमार है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो उस ही टाइम के अंदर कम वर्क करेगा, ठीक है ना, और जिस वजह से होता है जो उसकी एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाती है। तो हेल्थ सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर हमारे लिए हो जाता है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे यूथ की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर हमारे यूथ की हेल्थ अच्छी होगी तो वाई नॉट, तो क्यों नहीं हम एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, ये मैंने यहाँ पर कोट किया है कि जो पुअर हेल्थ होती है, जितनी खराब हेल्थ होगी उतनी ही कम उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। तो पुअर हेल्थ इज इक्वल टू लो प्रोडक्टिविटी, और लो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पुअर हेल्थ इज इक्वल टू लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होती है लाइबिलिटी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं जो कि ज़रूरी है। अगर मैं इंडियाज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लेता हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है बेटा कि ऑन एन एवरेज इंडिया का जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो कितने साल तक जीता है, उसकी जो लाइफ है उसकी लाइफ कितने साल तक की होती है मैक्सिमम। तो इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑन एन एवरेज 70 to 71 ईयर्स, 70 to 71 ईयर जो है इंडिया का एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, अपनी लाइफ को जीता है। ये एवरेज है, ठीक है, कुछ इससे कम भी होगी, कुछ इससे ज़्यादा भी होगी, लेकिन हम ऑन एन एक एवरेज लेके चलते हैं कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है, वह 70 to 71 ईयर्स। ठीक है, पब्लिक हेल्थ की मैं अगर बात कर लूँ, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर जो हमारी गवर्नमेंट है, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट की, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट की। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर इंडिया जो है हमारी जीडीपी का या हमारे बजट का केवल और केवल 2% के लमसम, 2.1 या 1.9 1.8 इतना ही, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास ही वो क्या करती है, हमारे बजट का हमारे हेल्थ पर क्या करती है, निवेश करती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। वी नो दैट कि हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश जो कि इंडिया है, ठीक है, और वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी पर केवल और केवल हम 2% तक खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत शर्म की बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना, हमें ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमें इसके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। अभी जब मैं कोविड की बात कर लेता हूँ, तो अभी कुछ टाइम पहले कोविड आया था, तो कोविड के अंदर हमारे बेड्स इतने ज़्यादा फुल हो चुके थे कि हमारे पास प्रॉपरली बेड ही नहीं बचे थे। जो पेशेंट्स थे उनको प्रॉपर हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे, है ना, तो तब हमें समझ आया था कि हमें हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर निवेश करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा फ्यूचर में ऐसा हमें दोबारा देखने के लिए ना मिले, भगवान ना करे ऐसी कोई आपदा आए, ठीक है, जहाँ पर हमें अपने हेल्थ केयर सेक्टर को क्या करना पड़े, इंप्रूव करना पड़े, तो क्यों ना हम फ्यूचर रेडी ही बने, क्यों ना हम अपनी कंट्री को एक फ्यूचर रेडी कंट्री ही बनाकर रखें। तो हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा 2 से ज़्यादा 3 4 5 जो कि WHO का जो स्टैंडर्ड है वो कि 6% तक बोलते हैं, चलो 6% नहीं तो फिर भी हमें 4% तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट है WHO रिकमेंड करता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो रिकमेंड करता है कि अप्रोक्सीमेटली आप 6 से 7%, 6% या 7% तक आप क्या कर सकते हो, आप हेल्थ केयर सेक्टर पर आपको खर्चना जरूरी है। लेट अस सी स्टूडेंट्स, जो हेल्थ है उस पर किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज हेल्थ कंसाइडर्ड एन इन्वेस्टमेंट, क्यों हम हेल्थ को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बात करते हैं अजर्शन रीजन की। तो अजर्शन देखिए जरा क्या रखी है, एक हेल्दी जो पॉपुलेशन होती है, हेल्दी पॉपुलेशन इज एन असेट, कि जो पॉपुलेशन हेल्दी होती है, जिसकी हेल्थ हमारे लिए अच्छी होती है, इसकी हेल्थ अच्छी है, क्या वो एक एसेट है? तो बिल्कुल सही बात है, वो एक क्या होती है, एक एसेट होती है। बिकॉज क्योंकि हेल्थ क्या करती है, इंप्रूव करती है एफिशिएंसी को एंड प्रोडक्टिविटी को, तो बिल्कुल सही बात है जी। तो अजर्शन ट्रू और रीजन भी ट्रू, ठीक है ना, और रीजन जो है वो अजर्शन को क्या करता है, जस्टिफाई करता है कि जैसे जो हेल्दी पीपल होते हैं वो हमारी कंट्री के लिए एक असेट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और वो असेट कैसे बनते हैं कि जब हम उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उसकी उनकी इसलिए वो जब उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। जब उनकी एफिशिएंसी और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या होता है, वो हमारी कंट्री के लिए एक एसेट का रोल प्ले कर लेते हैं, ठीक है। केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी क्या कहती है, ड्यूरिंग कोविड-19 जो कंट्रीज होती हैं विद स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर लाइक जर्मन, ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रीज थी, ठीक है ना, और अगर मैं बात करता हूँ जिनके पास हेल्थ केयर सिस्टम था, जैसे कि जर्मनी भी उनमें से एक एग्जाम्पल है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर क्या था, सिस्टम था, मैनेज्ड बेटर देन कंट्रीज विद वीक हेल्थ सिस्टम। तो वो कंट्रीज जिनका जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक था,
तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जैसे जर्मन हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है ना, रशिया हो गया, उन्होंने इसको अच्छे से मैनेज करा, किसको, कोविड के इम्पैक्ट को, ठीक है। तो व्हाट लेसन डज दिस गिव, तो ये हमें क्या लेसन, क्या हमें पाठ पढ़ाना चाहता है, इसका रीज़न क्या है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम है, उन्होंने कोविड के टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन जिनके पास वीक हेल्थ केयर सिस्टम था उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ठीक है। लेट अस सी हम इसको कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो कहते हैं गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वो इज इक्वल होता है स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स के। तो जितना अच्छा हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वर्कफोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। प्रिवेंट करता है इकोनॉमिक कोलैप्स को ड्यूरिंग क्राइसिस। तो याद रखना स्टूडेंट कि जिस भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई क्राइसिस आएंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से क्या करेगा, बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर भी वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होने देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो डायरेक्टली प्रपोजल है ह्यूमन कैपिटल के। हेल्थ इज इक्वल टू क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि हमारी वीडियो लेक्चर लंबी हो रही है, हम कंसेप्ट को थोड़ा ज़्यादा खींच रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना। कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं फटाफट से क्या करूँगा, कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि जितना हमने पढ़ लिया है वहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, देन वी आर रेडी टू टैकल दिस क्वेश्चन। गॉट इट।